मेरा नाम मोहम्मद फरहाद है, लेकिन यह केवल मेरा नाम नहीं था। मेरे नाम के साथ एक तीसरी पहचान भी जुड़ी थी जो इस समाज ने मुझे दी थी। वही पहचान जो मेरे नाम की तरह ही लोगों की रगों में सिहरन भर देती थी। लोग मुझे मोहम्मद फरहाद डाकू के नाम से जानते थे। मैं उस मोड़ तक पहुंच चुका था जहां समाज ने मुझे खुद से बाहर कर दिया था और मैंने भी खुद को इस समाज से अलग मान लिया था। मेरा पेशा चोरी चकारी था, लेकिन वक्त के साथ मेरा नाम इतना डरावना बन गया था कि मेरे नाम का जिक्र होते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। मैंने बचपन में भूख देखी, गरीबी देखी, बेबसी देखी, लेकिन कभी किसी ने सहारा नहीं दिया। शायद इसलिए मैं एक दरिंदा बन गया। मेरा सबसे पसंदीदा काम था रात के अंधेरे में फ्लाइंग कोच को लूटना। मैं अकेला ही यह काम करता था क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। मैं सुनसान सड़क किनारे झाड़ियों में छिप जाता और जैसे ही कोच आती मैं बंदूक लेकर झपट पड़ता, पलों में सब कुछ समेट लेता। मेरी निशानेबाजी का कोई जवाब नहीं था। मैं हमेशा दूर दराज के इलाकों को चुनता जहां सड़कें वीरान होती थीं और पुलिस का खतरा कम होता था। इसी तरह एक रात मैं अपने शिकार की तलाश में एक वीरान सड़क के किनारे खड़ा था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मैंने दूर से एक बस आती देखी। मुझे उम्मीद हुई कि इसमें ज्यादा मुसाफिर होंगे और अच्छी खासी रकम हाथ लगेगी। जैसे ही बस पास आई मैं सड़क पर आ गया, हाथ में बंदूक लेकर खड़ा हो गया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि बस में केवल 2 ही आदमी थे। उन्होंने मुझे देखते ही हथियार निकाल लिए और कुछ बोले बिना मुझ पर गोलियां चला दी। मैंने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन वो दोनों किसी प्रशिक्षित दस्ते के लगते थे। उन्होंने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया। मेरा जिस्म खून से लथपथ हो गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। बस का शोर दूर चला गया और चारों तरफ बस सन्नाटा रह गया। मैंने अपने जख्मी शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लगता था जैसे अब यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। बेबसी में मैंने आसमान की तरफ देखा। तारे खामोशी से झिलमिला रहे थे। मैं सोचने लगा, क्या वाकई यही मेरी आखिरी रात है? क्या कोई मुझे बचाने नहीं आएगा? लेकिन मेरे ये सवाल कोई नहीं सुन सकता था। मैंने आंखें बंद कर लीं और बेहोशी की आगोश में चला गया। जब होश आया तो खुद को एक झोपड़ी में पाया। वह झोपड़ी सादा तो थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। जिस बिस्तर पर मैं लेटा था वह बेहद नरम और आरामदायक था। फिजा में कोई खुशबू थी, जैसे कोई स्वादिष्ट खाना पक रहा हो। मेरे जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। किसी ने मेरे जूते उतारकर सलीके से एक कोने में रख दिए थे। मेरे हथियार भी साफ हालत में पड़े थे। मैं हैरान था, यह सब किसने किया? क्योंकि मैं जानता था जहां मैं गिरा था वहां आसपास कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन इस जगह को देखकर लग रहा था जैसे किसी गांव में हूं। इन्हीं सोचों में डूबा था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। उसे देखकर मैं कुछ पल को सन्न रह गया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सफेद रंग, लंबी पलकों वाली शांत आंखें, नाजुक उंगलियां और सिर पर एक साफ सुथरा दुपट्टा। उसकी चाल में ऐसी नरमी थी मानो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। चेहरे पर सुकून था और उसकी मुस्कान में अजीब सी मोहब्बत। वो मेरे पास आई और बड़े नरम लहजे में बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं चौंक कर बोला, क्या तुम मुझे यहां लाई हो? उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप सड़क पर पड़े थे। मुझे लगा आप मर चुके हैं, लेकिन जब सांस चलती महसूस हुई तो मैं आपको यहां ले आई। अब मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इस लड़की ने मुझे वहां से कैसे उठाया? उस सुनसान सड़क के पास तो कोई आबादी नहीं थी। और अगर मैं इतना जख्मी था तो ऐसा कौन सा इलाज हुआ कि अब मुझे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा? मैंने अपने जख्मों को देखा, जैसे हर जख्म धीरे धीरे भर रहा हो। मैं खामोशी से उस लड़की को देखता रहा और सोचता रहा, यह जगह है कहां? यह लड़की कौन है? क्या मैं वाकई बच गया हूं या किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं? मेरे सवाल बढ़ते गए। वह लड़की मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरे हाथों पर मरहम रखने लगी, जैसे मैं उसका कोई अपना हूं। वो इतनी नजदीक बैठी थी, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, जबकि मेरी शक्ल ऐसी थी कि बड़ी बड़ी लड़कियां तो छोड़ो, मर्द भी मुझे देखकर पीछे हट जाते थे। क्योंकि मैं एक मशहूर डाकू था। मेरे चेहरे पर लिखा था कि मैंने क्या क्या किया है जिंदगी में। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, लेकिन बुरा भी हालात की वजह से बना था। कभी मेरी जिंदगी में भी मोहब्बत आई थी। एक लड़की थी, रुताबा, जो मेरे गांव की रहने वाली थी। बहुत हसीन थी वो। उसके हुस्न की चर्चा गांव की हर गली में होता था और मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था।
जब मैंने रुताबा के पिता से उसका हाथ मांगा तो उन्होंने साफ कहा, अगर रुताबा से शादी करनी है तो पहले ये रकम जमा करो। मैंने दिन रात एक कर दिए, अपना खून पसीना एक कर डाला, मगर तय वक्त तक वह रकम नहीं जुटा पाया और रुताबा के पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। शादी की सुबह रुताबा ने अपनी जान ले ली, क्योंकि वह किसी और की होकर जीना नहीं चाहती थी। उसके चले जाने के बाद मैं अंदर से बिखर गया, दिल एकदम सूना हो गया, रूह जैसे सुन्न पड़ गई। मेरे लिए जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, जंगलों और वीरानों में भटकने लगा, खुद को जुर्म की दुनिया में झोंक दिया, क्योंकि अब किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने लूटपाट शुरू कर दी। लोग मुझे देखकर कांपने लगे। मेरे भीतर का दुख इतना गहरा था कि मैं खुद को भी नहीं पहचान पाता था। उस दिन के बाद कोई इंसान तो छोड़ो, कोई परिंदा भी मेरे पास नहीं भटकता था। और आज यह लड़की ना सिर्फ मेरे करीब आई, बल्कि मेरे हाथों को थामकर मेरे जख्मों पर मरहम भी रख रही थी। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मुझे पहचानती हो, जैसे मेरे दर्द को महसूस करती हो। मैंने उसकी आंखों में झांका, वहां शांति थी, ना डर, ना झिझक, ना ही कोई सवाल। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सब मुझे खनक कहते हैं। ये नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई मधुर साज हो, कानों में गूंजती पायल की कोई धुंधली सी झंकार। वो मेरे पास बैठ गई। जब मैं रुताबा की यादों में खोया था, वो मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे मेरे अतीत को जान गई हो, जैसे वो मेरे जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं दिल के भी पढ़ पा रही हो। उसने नरमी से कहा, हर 2 घंटे में मरहम बदल दूंगी ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। फिर वो उठी और बोली, मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। कुछ ही देर में वो वापस लौटी, हाथों में तंदूर की गर्म रोटियां और यखनी से भरा कटोरा था। जैसे ही उसने खाना मेरे सामने रखा, एक खुशबू ने मेरे होश छीन लिए। वो यखनी सिर्फ स्वादिष्ट नहीं थी, ऐसा लगा जैसे उसमें कोई जादू हो, जैसे वो मेरे जिस्म में नई जान डाल रही हो। मैंने पहला निवाला लिया और खुद को पहले से हल्का महसूस किया, जैसे जख्मों के साथ दिल की चोटें भी भर रही हों। वो लड़की चुपचाप मेरी सेवा कर रही थी, जैसे उसे मेरी मजबूरियां मालूम हो, जैसे वो जानती हो कि मैं वो इंसान नहीं जो लोगों की नजर में हूं। लेकिन पूरे इस मंजर में एक बात बेहद अजीब थी। उस झोपड़ी में उसके सिवा कोई नहीं था, न कोई मर्द, न कोई बूढ़ा, न कोई बच्चा, न कोई दरवाजा खुलने की आहट, न कोई और आवाज। ऐसा लगता था जैसे वो वहां अकेली रहती हो। मेरे मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं थी, हालांकि वो मेरे बहुत करीब थी। वो अकेली थी, मैं भी अकेला। वो मेरे जख्मों पर पट्टी बांध रही थी, हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसके हाथ नरम थे, आंखें गहरी, आवाज में अजीब सा सुकून। लेकिन मेरे दिल में बस एक ही लड़की थी, रुताबा, जिसे मैंने कभी अपने दिल से जुदा नहीं किया। उसकी मौत के बाद भी मैं उसी के साथ जीता रहा, उसी के ख्यालों में बसा रहा। शायद इसीलिए मैं कभी किसी और की ओर देख ही नहीं सका। वो लड़की खनक मेरे जख्मों पर मरहम रखती, मेरे हाथ पकड़ती, मेरे करीब बैठती, मगर मेरे दिल में कोई लहर नहीं उठती, सिवाय इसके कि ये लड़की कौन है, इतनी नरम दिल क्यों है, मुझे यूं बचा क्यों रही है। रात को मैं सो गया, लेकिन वो नींद भी अजीब थी, जैसे नींद होकर भी ना हो, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं जो हकीकत से ज्यादा सच्चा हो। मैंने खुद को उसी झोपड़ी में लेटा पाया और अचानक देखा रुताबा मेरे सामने बैठी है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे जिंदा देखकर मैं शब्दों से परे चला गया। वो कहने लगी, तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे, ये क्या राह पकड़ ली, क्यों लोगों को लूटने लगे। मैंने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब अच्छा इंसान बनूं तो किसके लिए। वो चुप रही, मेरे हाथ थामकर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मैंने कहा, अगर ये सपना है तो मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं उसके स्पर्श को महसूस कर रहा था। चाहता था वक्त यहीं रुक जाए। सपना इतना सच्चा था कि लगा जैसे मैं जाग रहा हूं। रुताबा मेरे सामने बैठी है, लेकिन जैसे ही पलकों ने झपकना शुरू किया, रुताबा गायब थी और उसके स्थान पर खनक बैठी थी। वही हाथ मेरे हाथ में था, वही नरमी, वही सुकून। मेरी आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गईं। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो। वो घबराई नहीं, बस मुस्कुराई और बोली, जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। ये कहते ही मेरे जिस्म में जैसे कोई झटका सा लगा।
मैं अपने जख्मों के साथ उठ बैठा और एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम कौन होती हो ये बात कहने वाली? ये तो रुताबा कहा करती थी। उस पर वह हंसने लगी, फिर बड़ी सहजता से बोली, तो फिर उसकी बात मानते क्यों नहीं? मैं चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। तुम कैसे जानती हो उसे? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि रुताबा क्या कहा करती थी? वह चुप रही, बस मुस्कुराती रही और मेरे दिल में एक बेचैनी उतरती चली गई। मेरे जहन में सब सवाल घूमने लगे। ये लड़की मुझे सड़क से कैसे यहां ले आई? इन पहाड़ियों में तो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। ये झोंपड़ी, ये खाना, ये यखनी, नरम रोटियां, ये बिस्तर, ये सब कहां से आ रहा था? और अब उसकी ये बात, तो फिर उसकी बात मानते क्यों नहीं? इसका मतलब क्या था? क्या ये सब कोई सपना है या फिर कोई ऐसी हकीकत जो मेरी समझ से परे है? फिर वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई और कहने लगी, मैं यहां हूं ही नहीं, मुझे केवल तुम देख पा रहे हो, कोई और मुझे नहीं देख सकता। मैं किसी के सामने नहीं आती, मैं किसी को यह अधिकार नहीं देती कि मेरी मौजूदगी को महसूस करे। लेकिन उस रात जब तुम सड़क पर लहूलुहान पड़े थे, तुम्हारी सांसें धीमी हो रही थीं, तुम्हारी आंखों में जिंदगी बुझने लगी थी, मुझे पता था तुम जा रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ देखना है, मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। लेकिन तभी कहीं से एक मासूम रूह की पुकार आई। किसी ने कहा, इसे बचा लो, इसकी कहानी अभी अधूरी है। शायद तुम यकीन ना करो, पर वो आवाज रुताबा की थी। उसने मुझसे न सिर्फ कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, बल्कि यह भी कहा, इसका ख्याल रखना, वो बुरा इंसान नहीं है, बस वक्त का मारा हुआ है। मैं उसकी बात को टाल नहीं सकी, क्योंकि उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो पूरी कायनात को झुका देती है। उसने मेरी अनुमति ली और मैं तुम्हारे पास आई। मैं एक जिन्नजादी हूं, मेरे लिए ये सब कुछ करना, ये झोंपड़ी बनाना, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे जख्मों का इलाज करना आसान नहीं था, पर मैंने सब किया क्योंकि उस मासूम रूह ने कहा था। और जब तुम उसके बारे में सोचते थे, मैं तुम्हारे ख्याल पड़ती थी। मुझे पता चल गया कि वो कैसी थी, कैसे वो दुनिया से गई। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। अगर आज रुताबा जिंदा होती और तुम्हें इस हालत में देखती, एक डाकू, लोगों की मेहनत की कमाई छीनने वाला, तो क्या वो खुश होती? यह सुनकर पहले तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर समा गया, फिर एक हैरानी हुई और उसके बाद एक गहरा दुख जो दिल की तहों तक उतर गया। मैंने खुद से पूछा, अगर रुताबा आज जिंदा होती और मुझे इस हाल में देखती, तो क्या वो मुझसे प्यार कर पाती? क्या वो देख सकती कि जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो अब एक लुटेरा बन चुका है? मेरी निगाहें झुक गईं, मैं चुपचाप बैठ गया। आंखें भीग गई थीं, दिल जैसे सारे बीते जख्मों को फिर से जीने लगा। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई, इतने करीब कि शायद उसे इतना पास नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो कह रही थी, छोड़ दो ये सब कुछ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, ठीक है, छोड़ देता हूं। वो मुस्कुरा दी। इतनी जल्दी मान गए? मैंने कहा, तुम कहो तो कुछ भी मान जाऊंगा, क्योंकि जब तुम कुछ कहती हो तो लगता है वही सच है। इस पर वो थोड़ा और पास आ गई। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे अपने दिलों पर एक अनकही मुहर लगा दी हो। हम दोनों हैरान भी थे, क्योंकि वो एक इंसान नहीं थी और मैं इंसान था। हम जानते थे हमारे बीच एक ऐसी दीवार है जो कभी गिर नहीं सकती, लेकिन दिल की लगन ऐसी दीवारों को नहीं मानती। मैंने कहा, मोहब्बत के मामले में हमेशा बदकिस्मत रहा हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत का मतलब किसी को पा लेना नहीं होता, मोहब्बत तो सिर्फ एहसास का नाम है। मैं यहीं रहूंगी, जब चाहो आ सकते हो मुझसे मिलने। शायद मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ना बन सकूं, शायद तुम्हारे घर की दहलीज पर कभी कदम ना रख सकूं, लेकिन मोहब्बत तो कर सकती हूं, और वो मैं हमेशा करती रहूंगी। उसके शब्द मेरे दिल में किसी शांति की लहर की तरह उतरते चले गए। मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन सालों बाद उनमें एक अजीब सा सुकून आ बसा, जैसे किसी ने मेरे टूटे दिल को ठहराव दे दिया हो। उसके बाद वो पहाड़, वो खामोश वादी, वो सुनसान इलाका, जैसे मेरे अधूरे सपनों की मुकम्मल तस्वीर बन गया। हर लम्हा जो मैंने उसके साथ बिताया एक हसीन ख्वाब की मानिंद था, ऐसा ख्वाब जिससे जागने का दिल ही न चाहे।
मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत साथ होने का नाम नहीं, बल्कि किसी की नजदीकी को महसूस करने का नाम है। हम घंटों पहाड़ों में हाथों में हाथ डाले घूमते रहते, झोंपड़ी से निकलकर वादी की गोद में उतर जाते, जहां पेड़ों की छांव हमारे हमराज होती, हवा की सरगोशियां हमारे गीत बन जाती और परिंदों की चहचहाहट में हमारी खामोशी बोल उठती। जब वो मेरा हाथ थामे मुस्कुराती तो मुझे लगता मैं मुकम्मल हो गया हूं। कभी हम बस एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे रहते और वो खामोशी भी कोई गहरी बातचीत बन जाती। मैं लकड़ियां लाता, वो चूल्हे पर यखनी रखती। वो पल मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। उसके हर अंदाज में एक अपनापन था जो हर पल मेरी कठोर आत्मा को पिघलाता जा रहा था। मेरे जख्मों से भरे अतीत की रूह अब जैसे धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। उसके स्पर्श से, उसकी बातों से, उसकी खामोशी से मेरी आत्मा को जैसे कोई अमृत मिल रहा था। मैंने कभी सोचा भी न था कि किसी गैर इंसानी मखलूक से इतनी पाक, इतनी बेगुनाह मोहब्बत हो सकती है। अब मुझे किसी लूटपाट की जरूरत न रही। मेरे भीतर की अंधेरी खाई भरने लगी थी। मुझे अपने गुनाहों पर शर्म आने लगी थी और मैंने ठान लिया था, जैसे ही शरीर ठीक होगा मैं यहां से जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। जब मेरे जख्म भर गए तो वो पल आया। मुझे लौटना था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब जाना होगा। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, अगर दिल में याद होगी तो हम जरूर मिलेंगे। मैं लौट आया अपनी उस दुनिया में जो अब मुझे पहले जैसी नहीं लगती थी। सबसे पहले मैंने खुद को बदला। मैंने दाढ़ी कटवाई, बाल तराशे, पुराने कपड़ों को अलविदा कहा और साफ सुथरा पहनावा अपनाया। वो हाथ जो कभी हथियार उठाते थे अब मजदूरी के लिए बढ़ाए। मैंने ईंटें ढोई, दिहाड़ी लगाई, पसीने में भीग गया। हर बार जब थक जाता वो आंखें याद आती, वो मुस्कुराहट मुझे फिर से खड़ा कर देती। महीने बीतते गए। मेरी जिंदगी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब लोग मुझे एक मेहनती आदमी समझते थे। मुझे जानने वाला कोई ना था। मैंने अपनी पुरानी पहचान मिटा दी थी, लेकिन एक दिन उसकी याद बहुत तेज आई। मैं फिर लौट चला, उसी सुनसान वादी में, उसी पहाड़ के दामन में। आंखें बंद की और दिल से उसे पुकारा, जैसे कोई जादू हो गया। कुछ ही पल में मैं फिर से उसी झोंपड़ी में था। वही झोंपड़ी जो कभी बदली ही नहीं थी। वही सुकून, वही खुशबू और वही मुस्कुराती खनक। वो मुझे देखकर ऐसे खिल गई जैसे कोई बच्चा अपना खोया खिलौना वापस पाले। मैंने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, हथियार भी, जुर्म भी, नफरत भी। उसकी खामोशी की तीव्रता मेरे दिल में उतर गई। वो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारा असली चेहरा है, यही तुम हो और मुझे इसी इंसान से मोहब्बत है। अब हमारी मोहब्बत एक नई शक्ल लेने लगी थी। हम मिलते रहे, कभी महीनों बाद, कभी हफ्तों बाद। जब दिल चाहता, जब रूह पुकारती, हम मिल जाते। अब उसका स्पर्श कोई सपना नहीं रहा, बल्कि मेरी हकीकत बन चुका था। उसकी मौजूदगी अब मेरे होश में घुल गई थी। मैं अब दिन गिनकर बिताता कि कब फिर वो दिन आएगा जब मैं उसे देख सकूंगा, उसकी आवाज सुन सकूंगा, उसका हाथ थाम सकूंगा। अब झोंपड़ी कोई मामूली जगह नहीं थी, वो हमारी दुनिया बन गई थी। हमारी छोटी सी कायनात, जहां सिर्फ हम थे, हमारा एहसास था। मैं उससे रुताबा की बातें करता, वो ध्यान से सुनती, कभी आंखें बंद कर लेती, कभी सिर हल्के से हिला देती। एक दिन मैंने कहा, अगर रुताबा तुम्हारी जगह होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। उस पर वो बोली, अगर वो तुम्हारी दुल्हन बनती तो बैकतु यकीनन वो इस दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन होती और सबसे खुशकिस्मत भी। लेकिन शायद उसकी जिंदगी उतनी ही लिखी थी। उसकी बात में सच्चाई थी और वो सच्चाई मेरे दिल में घर कर गई। मैंने सोचा, सचमुच कुछ लोग सिर्फ लम्हों के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन उनका असर उम्र भर रहता है। मैं मोहब्बत का भूखा था। जिंदगी ने मुझे धोखा दिया था, रिश्तों ने मुझे छोड़ा, समाज ने मुझे ठुकराया, लेकिन अब मुझे मोहब्बत मिल रही थी। ऐसी मोहब्बत जो न जिस्म की मोहताज थी, न किसी दुनिया की कैद की। मेरे लिए इतना ही काफी था कि कोई मुझे जैसे मैं हूं वैसे चाहता है, मुझे बदलने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए, जो मेरी गुजरी हुई स्याही को अपने स्पर्श से मिटा रहा है। जब भी हम झोंपड़ी में मिलते, वक्त रुक जाता। मैं कभी उसके लिए लकड़ियां लाता, वो मेरे लिए यखनी बनाती और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में वो सब कुछ कह जाते जो शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता। कभी कभी वो कहती,
काश तुम इंसान न होते या मैं इंसान होती तो शायद हम हमेशा के लिए साथ रहते। मैं हंस कर कहता, शायद किस्मत को यही मंजूर था कि हमारी मोहब्बत बाकी सब मोहब्बतों से जुदा हो। एक दिन मैं झोंपड़ी के सामने खनक के साथ बैठा था। सूरज की रोशनी हल्की पड़ने लगी थी, पहाड़ों पर परछाइयां गहरी हो रही थीं और वादी के भीतर एक खामोश सा सुकून उतर आया था। हम दोनों जमीन पर बैठे थे। उसके हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी थी जिसे वह धीरे धीरे रेत पर घुमा रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। अचानक पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। उनकी आवाज भारी थी, सांसें तेज चल रही थीं। वह करीब आए और बोले, नौजवान, इस सुनसान वादी में अकेले क्या कर रहे हो? जबकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ खनक थी। वो झोंपड़ी भी वही थी जिसमें तंदूर की आंच सुलग रही थी, चूल्हे से खिचड़ी की महक भी आ रही थी। लेकिन जाहिर है वो बुजुर्ग सिर्फ मुझे देख पा रहे थे, न खनक को न झोंपड़ी को। मैं हल्के से मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, बस थक गया था, थोड़ी देर सुकून के लिए बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, नहीं, मैंने दूर से देखा, तुम किसी से बात कर रहे थे। मैंने साफ देखा कि तुम किसी से बात कर रहे थे। देखो बेटा, यहां पहले भी कुछ लोग ऐसे ही कहते थे कि इस वादी में एक खूबसूरत औरत की झोंपड़ी दिखाई देती है। वो औरत बुलाती है, बातें करती हैं और फिर लोग गायब हो जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। लोग कहते हैं कि वो कोई चुड़ैल है, बहुत सुंदर है लेकिन इंसान नहीं है। जो उसके करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन लगता है तुम अब तक उसके काबू में नहीं आए। मैंने इधर उधर देखा। खनक मेरे ठीक पास बैठी थी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, सुकून भरी, निश्चिंत। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा मुझे तसल्ली देती थी। झोंपड़ी अपनी जगह पर थी, हर चीज वहीं थी जहां होनी चाहिए थी। खाना, बर्तन, दीवारों से उठती वो जानी पहचानी खुशबू। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहां बस अकेला बैठा था, थक गया था, थोड़ा आराम कर रहा था, अभी वापस चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे थोड़ी देर और देखा, जैसे मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन यहां सब कुछ अचानक बदल सकता है, इसलिए सतर्क रहो। यह कहकर वो वहां से चले गए। उनके कदमों की आवाज दूर होती गई और फिर वादी में पूरी खामोशी छा गई। मैंने खनक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी, जैसे सब सुन चुकी हो और अब किसी दिलचस्प जवाब का इंतजार हो। मैं मुस्कुराया और कहा, तो क्या तुम चुड़ैल हो? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जिसे मैं पसंद नहीं करती, जिसके पास मैं बैठना नहीं चाहती, जिसे अपने करीब आने नहीं देना चाहती, उसके लिए तो मैं चुड़ैल ही हूं ना। इतना कहकर उसने शरारती अंदाज में मेरी तरफ देखा और हल्की सी हंसी हंस दी। हम दोनों जोर से हंस पड़े और वो सारा डर जो बूढ़े की बातों से पैदा हुआ था हंसी में घुल गया। कुछ लोग सच में कहते थे कि यहां कोई चुड़ैल रहती है, एक हसीन औरत जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, अपनी झोंपड़ी दिखाती है और फिर लोग कभी वापस नहीं आते। कई बार मैंने भी सोचा, क्या खनक ने मुझसे झूठ बोला था? क्या वो कोई जिन्नाजादी नहीं, बल्कि वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां इस पूरे इलाके में मशहूर थीं? लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, अगर वो चुड़ैल थी तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? अगर वो कोई खतरनाक मखलूक थी तो मेरे जख्मों पर मरहम क्यों रखा? अगर वो मेरे लिए कोई बला थी तो मेरी हर बात पर मुस्कुराई क्यों? मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो जो भी थी मेरी मोहब्बत थी और मैं उसे दिल से चाहने लगा था। वो मेरे लिए एक एहसास बन चुकी थी जिसकी मौजूदगी ने मेरे भीतर के सारे डर को मिटा दिया था। हम अब भी मिलते हैं, कभी वादी में, कभी झोंपड़ी में, कभी उन सुनसान पहाड़ों के बीच जहां वक्त ठहर जाता है और दुनिया की कोई आवाज हमारे बीच नहीं आती। हम हंसते हैं, खाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और वही पुरानी यखनी का स्वाद फिर से मुझे जिंदा कर देता है। मैं नहीं जानता कि खनक कोई जिन्नाजादी है या चुड़ैल या कोई और रूहानी मखलूक। मैं बस ये जानता हूं कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए सुकून है। उसकी आंखों में वो सच्चाई है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ जो लम्हे गुजारे वो किसी भी इंसानी मोहब्बत से कहीं ज्यादा हसीन थे और शायद इसीलिए हमारी मोहब्बत आज भी जिंदा है। जैसे हम दोनों जानते हों कि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो झोंपड़ी अब मेरे दिल में बस चुकी है, वो वादी मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी है।